नमस्कार। आज हम इनकम टैक्स के एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, डेप्रिसिएशन। देखिए, चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो टैक्स की बारीकियां समझ रहे हो या एक बिजनेस ओनर जो टैक्स बचाने के तरीके ढूंढ रहे हो, इसे समझना आपके लिए सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। तो ये सवाल बहुत ही दिलचस्प है ना, कि आप कानूनी तौर पर लीगली अपने बिजनेस का प्रॉफिट कम करके टैक्स कैसे बचा सकते हैं। इसका जवाब है डिप्रिसिएशन। ये एक ऐसा टूल है जो इनकम टैक्स एक्ट आपको ऑफिशियली देता है। चलिए समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। आज के इस सेशन में हम इन 5 की एरियाज को एक एक करके कवर करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि ये है क्या, फिर देखेंगे कि इसे क्लेम करने की शर्तें क्या हैं, कैलकुलेशन का तरीका क्या है, और हाँ, कुछ बहुत जरूरी नियम और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के लिए एक स्पेशल बोनस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन 32 के हिसाब से टैक्स डेप्रिसिएशन आखिर है क्या। इससे आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट की कैलकुलेशन का एक फंडामेंटल पिलर समझिए। ये सिर्फ कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं है, बल्कि एक बहुत स्मार्ट टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजी है। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो आपके बिजनेस में जो एसेट्स हैं, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, वो इस्तेमाल होते होते घिसते हैं, उनकी वैल्यू कम होती है। तो सरकार कहती है कि इस वेयर एंड टियर को हम आपका खर्चा मानेंगे। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। मतलब आपकी जेब से असल में कोई पैसा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी आप इसे अपने प्रॉफिट से घटा सकते हैं। इससे आपका टैक्सेबल इनकम कम हो जाता है। ये बिल्डिंग जैसी टैंजिबल एसेट्स पर भी मिलता है और पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स जैसी इनटैंजिबल एसेट्स पर भी। हाँ, एक बात याद रखिएगा, गुडविल पर यह नहीं मिलता। तो सवाल ये उठता है कि ये डिडक्शन कौन और कब क्लेम कर सकता है। क्या कोई भी किसी भी एसेट पर इसे क्लेम कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए 2 बहुत ही पक्की शर्तें हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं, मतलब उन्हें पूरा करना ही पड़ेगा। और वो 2 शर्तें हैं, ओनरशिप और यूसेज। मतलब पहला, आपको उस एसेट का मालिक होना चाहिए, और दूसरा, उसे अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन टैक्स लॉ में इन दोनों शब्दों का मतलब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। चलिए जरा और गहराई में जाकर इन्हें समझते हैं। जब हम ओनरशिप की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ कागज पर रजिस्टर्ड ओनर होना नहीं है। कानून बेनिफिशियल ओनर को भी देखता है, मतलब वो इंसान जिसे उस एसेट का असली फायदा मिल रहा है। अगर आप को ओनर हैं तो आप अपने अपने हिस्से का क्लेम कर सकते हैं। और तो और हायर परचेज अग्रीमेंट्स में बायर पहली इंस्टॉलमेंट देते ही डेप्रिसिएशन क्लेम करना शुरू कर सकता है। इसी तरह यूसेज का मतलब ये नहीं कि एसेट 2400 घंटे चल रहा हो। अगर कोई एसेट रेडी टू यूज कंडीशन में है, मान लीजिए एक स्टैंड बाय जनरेटर, तो उसे पैसिव यूज मानकर भी डिप्रिसिएशन मिलता है। अच्छा, और अगर आप कोई एसेट जैसे कार, बिजनेस और पर्सनल दोनों कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसके बिजनेस यूसेज के बेसिस पर प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है। देखिए, इनकम टैक्स का तरीका नॉर्मल अकाउंटिंग से बिल्कुल अलग है, जहां हम हर एसेट को अलग अलग डिप्रिशिएट करते हैं। टैक्स लॉ इसके लिए एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है। इसे समझने के लिए जरा सोचिए कि आपने अपनी सारी मिलती जुलती एसेट्स को एक बड़े से बक्से में डाल दिया है। जैसे सारी चेयर्स और टेबल्स एक बक्से में और सारी मशीनें दूसरे में। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एक आइटम की वैल्यू नहीं देखता, वो उस पूरे बक्से की टोटल वैल्यू पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है। इसी बक्से को ऑफिशियली ब्लॉक ऑफ एसेट्स कहा जाता है। ये ऐसे एसेट्स का एक ग्रुप है जिनका नेचर एक जैसा हो और सबसे ज़रूरी, जिनका डिप्रिसिएशन रेट भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, 10% रेट वाला सारा फर्नीचर एक ब्लॉक बन जाएगा और 15% रेट वाली सारी मशीनरी दूसरा। अच्छा, तो इस कैलकुलेशन के तरीके को कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू या WDV मेथड। और ये बड़ा सिंपल सा 4 स्टेप फ्लो है। जैसा आप देख सकते हैं, स्टेप 1 में आप ब्लॉक की ओपनिंग वैल्यू से शुरू करते हैं। स्टेप 2 में आपने जो भी नए एसेट्स खरीदे उनकी कॉस्ट जोड़ते हैं। स्टेप 3 में अगर कोई एसेट बेचा है तो उससे जो पैसा मिला उसे घटाते हैं। और बस आखिर में स्टेप 4 में जो फाइनल वैल्यू बचती है उस पर प्रिस्क्राइब्ड रेट से डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फर्नीचर ब्लॉक है। हम 80,000 की ओपनिंग वैल्यू से शुरू करते हैं। हमने 40,000 का नया फर्नीचर खरीदा तो वैल्यू हो गई 1,20,000। फिर हमने 10,000 का पुराना फर्नीचर बेचा तो अब हमारे पास 1,10,000 की वैल्यू बची। इस वैल्यू पर 10% का रेट लगाने पर हमें इस साल के लिए 11,000 का डेप्रिसिएशन मिल गया। सिंपल। ठीक है, अब जरा कुछ जरूरी नियमों और एक्सेप्शंस की बात करते हैं, मतलब द फाइन प्रिंट। यहां पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रूल्स आपकी कैलकुलेशन को काफी हद तक बदल सकते हैं। टैक्स डिप्रिसिएशन की दुनिया में ये नंबर 180
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी नियम से जुड़ा है, खासकर तब जब आप साल के बीच में कोई नया एसेट खरीदते हैं। ये है 180 डे रूल, और ये कहता है कि अगर आप कोई एसेट खरीदते हैं और उसे उस फाइनेंशियल ईयर में 180 दिनों से कम इस्तेमाल करते हैं तो आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन का सिर्फ आधा यानी 50% ही क्लेम कर सकते हैं। तो अगर रेट 10% है तो आपको सिर्फ 5% मिलेगा। ये नियम इसलिए है ताकि कोई थोड़े समय के लिए एसेट इस्तेमाल करके पूरे साल का बेनिफिट ना ले ले, और हाँ, ये सिर्फ खरीदने वाले साल में ही अप्लाई होता है। अब दो ऐसी स्पेशल सिचुएशंस हैं जहां आपको जीरो डिप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। लेफ्ट साइड पर देखें, अगर आप कोई एसेट बेचते हैं और उसकी सेल वैल्यू पूरे ब्लॉक की वैल्यू से भी ज्यादा हो जाती है तो उस साल आपको कोई डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बल्कि उस एक्स्ट्रा अमाउंट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। राइट साइड पर इसका उल्टा है। अगर आप ब्लॉक के सारे एसेट्स बेच देते हैं लेकिन बुक्स में फिर भी कुछ वैल्यू बची रह जाती है तो उस बची हुई वैल्यू को शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस माना जाएगा। दोनों ही केसेस में उस साल के लिए डिप्रिसिएशन होगा 0। और आखिर में सरकार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए एक स्पेशल बेनिफिट देती है। इसे कहते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये देश में प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल इंसेंटिव है। ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन के ऊपर और अलावा एक एक्स्ट्रा 20% का डिडक्शन है। जी हाँ, एक्स्ट्रा। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या पावर जनरेशन में लगे बिजनेसेस को नई प्लांट और मशीनरी की एक्चुअल कॉस्ट पर मिलता है। तो बिल्कुल साफ है, ये बेनिफिट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और पावर सेक्टर्स के लिए है। और एक बात याद रखिए, ये सिर्फ नए प्लांट और मशीनरी पर मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑफिस अप्लायंसेस, गाड़ियां, शिप्स, एयरक्राफ्ट या कोई भी सेकेंड हैंड मशीनरी इस बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है। तो चलिए फटाफट सब कुछ रिकैप करते हैं। हमने देखा कि डेप्रिसिएशन आपके टैक्सेबल प्रॉफिट को कम करने का एक शानदार तरीका है। इसे क्लेम करने के लिए 2 शर्तें हैं, एसेट को ओन करना और उससे बिजनेस के लिए यूज करना। इसकी कैलकुलेशन इंडिविजुअल एसेट्स पर नहीं बल्कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स पर WDV मेथड से होती है। हमने 180 डे रूल के बारे में भी सीखा जो पहले साल में आपके क्लेम को आधा कर सकता है, और हाँ, मैन्युफैक्चरर्स के लिए वो खास 20% का बोनस डेप्रिसिएशन भी। तो अब जब आप डिप्रिसिएशन की पूरी मैकेनिक्स को समझ गए हैं तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आपके एसेट्स आपके टैक्स रिटर्न के लिए भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी वो आपके बिजनेस के लिए करते हैं? क्योंकि सही प्लानिंग के साथ वो बिल्कुल कर सकते हैं।